बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमने नेरीज़ के बाह्य आकार और उसके आवास की चर्चा की थी। आज हम नेरीज़ के पाचन तंत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेरीज़ एक समुद्री प्राणी है और समुद्र में जो रेतीले किनारे होते हैं वहाँ पर ये यू आकार के बिल में रहता है। इसकी बॉडी में लगभग 80 से 200 खंड पाए जाते हैं और इसी कारण समान खंडों में विभक्त होने के कारण ही ये संघ एनिलिडा के अंदर रखा गया है। जब ये प्राणी बिल के अंदर रहता है तो इसके आगे का जो हिस्सा है या जो इसका सिर है वो हमेशा अपने बिल से बाहर की तरफ रखेगा, जिससे कि ये आसपास आने वाले जो भी छोटे वर्म्स हैं, क्रस्टेशियन हैं, उनको पकड़ के अटैक करके ले सके, खा सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बॉडी का फर्स्ट सेगमेंट जो पेरिस्टोमियम कहलाता है और इससे जुड़ा हुआ अग्रभाग जो प्रोस्टोमियम कहलाता है, ये दोनों मिलकर सिर बनाते हैं और ये वाला पोर्शन हमेशा बिल के बाहर की तरफ रहेगा। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की हम जब बात करते हैं तो इसका जो पाचन तंत्र है वो 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो पाचन तंत्र में 3 पोर्शंस होते हैं जिसको हम अग्र आंत्र, मध्य आंत्र और पश्च आंत्र कहते हैं। अग्र आंत्र विच इज़ फोर गट, इसके बाद आता है मिड गट और लास्ट वाला हिंड गट। अग्र आंत्र के अंदर फेरिंग्स और बकल कैविटी 2 भागों को एक साथ माना जाता है, सम्मिलित किया गया है। मध्य आंत्र या मिड गट, इसमें ईसोफेगस और इसका स्टमक इंटेस्टाइन वाला भाग सम्मिलित किया गया है, जबकि जो पश्च आंत्र है, हिंड गट है, उसमें केवल एक भाग है, उसे हम कहते हैं रेक्टम। तो इस तरह से इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसका जो पाचन तंत्र है, उसमें मुंह से शुरू होता है, अग्रभाग से शुरू होगा और बॉडी का जो लास्ट सेगमेंट है जिसे हम पाइजीडियम कहते हैं, वहाँ तक ये एलिमेंट्री कैनाल इसकी फैली रहती है, एक लंबी स्ट्रेट ट्यूब के फॉर्म में होती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो बकल कैविटी है, मुंह जो होता है वो हमेशा बॉडी के फर्स्ट सेगमेंट या पेरिस्टोमियम में एक छोटे से स्लिट या दरार के रूप में खुलता है। ये हमने इससे पहले वाले स्लाइड में भी देखा था। इसके बाद माउथ अंदर की तरफ खुलता है एक बड़े चैम्बर जिसको कहते हैं बकल कैविटी के अंदर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बकल कैविटी है। बकल कैविटी में माउथ ओपन होगा और बकल कैविटी एक मासल चैम्बर के रूप में होगी, या हम कह सकते हैं कि इसकी जो वॉल है, इसकी जो भित्ति है, उसमें बहुत ज़्यादा पेशियाँ पाई जाती हैं। तो थिक वॉल होती है, मस्कुलर वॉल होती है और बकल कैविटी अंदर की तरफ से क्यूटिकल की परत से लाइंड होगी। क्यूटिकल की जो लेयर है वो इसमें पाई जाती है और ये क्यूटिकल कई जगह पर थोड़ी सी थिक होकर, मोटी होकर छोटे छोटे दांत के समान की संरचना बना लेती है, जिसको टीथ या पैराग्नेथ भी कहा जाता है। बकल कैविटी वाला जो हिस्सा है, ये जो चैम्बर है, ये पीछे की तरफ खुलता है एक और ट्यूब के अंदर जो कहलाती है इसका फेरिंग्स। फेरिंग्स की जो गुहा होती है, कैविटी है, ये बकल कैविटी की तुलना में थोड़ी सी नैरो होती है और इसकी भित्ति के अंदर 2 मोटे काइटिन के बने हुए जबड़े पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ जो 2 बने हुए हैं, ये हैं इसके जॉज या जबड़े, जो कि काइटिन के जमने से बनते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 स्ट्रक्चर देखे हैं। बकल कैविटी जो कि एक बड़ा चैम्बर है, एक थैले के समान है, जिसकी भित्ति मांसपेशियों की बनी है और जिसमें अंदर क्यूटिकल का आवरण है, और ये बकल कैविटी पीछे खुल रही है फेरिंग्स के अंदर। इनके बीच में कोई भी कपाट या स्फिंक्टर नहीं है, ये बिल्कुल दोनों एक समान है, एक ही जो है वो दूसरे में मर्ज हो रहा है, पीछे खुल रहा है। बकल कैविटी और फेरिंग्स दोनों सम्मिलित रूप से बॉडी के बाहर की तरफ धकेले जा सकते हैं, मुंह से बाहर की तरफ निकाले जा सकते हैं, और जब ये मुंह के बाहर की तरफ निकलते हैं तो इनको कॉमन नाम दिया जाता है प्रोबोसिस। तो जब फेरिंग्स और बकल कैविटी मुंह से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट किए जाते हैं, तब ये जो जॉज हैं, जबड़े, ये बाहर आ जाते हैं और बाहर जो भी शिकार है, जो भी फूड है, कोई वर्म है, उनको ये जबड़े पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से अपने फूड को पकड़ने के बाद ये इस प्रोबोसिस को वापस बॉडी के अंदर खींच लेता है। तो ये इसके
फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है इसका अग्र आंत्र या फोरगट। ये फोरगट पीछे की तरफ खुलती है मिडगट के अंदर। मिडगट में जो स्ट्रक्चर सम्मिलित किए गए हैं वो है इसकी ईसोफेगस और इसकी स्टमक इंटेस्टाइन। ईसोफेगस हम यहाँ देख सकते हैं एक लंबी नलिका के रूप में होता है। ईसोफेगस में पीछे की तरफ 2 ग्रंथियाँ आकर खुलती हैं जो कहलाती हैं इसकी ईसोफेजियल ग्लैंड्स, या इसको हम सीका भी कहेंगे। साइड में आप देख सकते हैं इस तरह से जो दोनों तरफ लटके हुए हैं, ये हैं इसकी सीका या ईसोफेजियल ग्लैंड्स, जो कि बीच की जो ट्यूब है इसमें आके खुलते हैं, ईसोफेगस में खुलते हैं। ये ट्यूब्स ग्लैंडुलर होती हैं, ये सीका ग्लैंडुलर होते हैं, ग्रंथिल होते हैं, और इनके द्वारा पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं जो कि ईसोफेगस की कैविटी के अंदर या ईसोफेगस की गुहा के अंदर आके स्रावित कर दिए जाएंगे। ईसोफेगस पीछे की तरफ खुलती है स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक इंटेस्टाइन एक लंबी नलिका होती है, एक लंबी ट्यूब के समान होती है जो शरीर की अंतिम खंड तक फैली रहती है। स्टमक इंटेस्टाइन, जैसे 2 नाम दिए गए हैं यहाँ पे स्टमक और इंटेस्टाइन, ये अलग अलग हम विभेदित नहीं कर सकते, एक ट्यूब को ही स्टमक इंटेस्टाइन कहा गया है। स्टमक इंटेस्टाइन मध्य आंत्र का हिस्सा है, और जो मध्य आंत्र होती है या मिडगट होती है वो हमेशा एंडोडर्म से लाइंड होती है, या इसको हम कह सकते हैं एंटरिक एपिथेलियम उससे लाइंड होगी, जबकि अग्र आंत्र और पश्च आंत्र फॉरगट और हिंडगट जो है वो हमेशा क्यूटिकल से लाइन होती है। तो इसलिए एक चीज़ क्लियर है कि जब भी इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन होना है या भोजन का जब अवशोषण होता है तो वो केवल मध्य आंत्र में ही होगा, अग्र आंत्र और पश्च आंत्र में ये संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर क्यूटिकल की लाइनिंग पाई जाती है। तो यहाँ मध्य आंत्र में ईसोफेगस हमने देखा है, और इसके बाद अब हम देख रहे हैं स्टमक इंटेस्टाइन वाला भाग। स्टमक इंटेस्टाइन की जो भित्ति है उसमें अनेक ग्रंथियाँ पाई जाती है, एंटरिक ग्लैंड्स होती हैं, और इन ग्लैंड्स का काम भी होता है एंजाइम्स का स्रवण करना। तो मेनली जो एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं वो प्रोटियोलिटिक होंगे, अमाइलिटिक होते हैं, और साथ ही में लाइपोलिटिक, मतलब वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो पाचन कर सकें, ऐसे 3 एंजाइम का यहाँ पर स्रवण होता है। स्टमक इंटेस्टाइन शरीर के अंतिम हिस्से तक जाती है, और जो अंतिम खंड है नरीज का वो कहलाता है पाइजीडियम। पाइजीडियम में पहुंचकर स्टमक इंटेस्टाइन कन्वर्ट हो जाती है रेक्टम के अंदर, मतलब जो मलाशय है उसका रूप ले लेती है अंतिम खंड में, और यही अंतिम खंड के अंदर पाए जाने वाला मलाशय इसकी पश्च आंत्र या हिंडगट कहलाता है, और ये अंदर से क्यूटिकल से लाइंड होगा। तो इस तरह से हमने पूरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, जो मुंह से शुरू होता है शरीर के पहले खंड में। पहला खंड है इसका पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम के अधर सतह पर एक दरार के समान मुंह होता है जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल में खुलता है। ये लंबी ट्यूब के समान स्ट्रक्चर है जो बॉडी में पूरे अंतिम खंड तक फैली रहती है। अंतिम खंड है इसका पाइजीडियम, और पाइजीडियम में गूदा के द्वारा ये ट्यूब बाहर की तरफ खुलती है। अब हम अगर इसके भोजन की बात करें या फूड की बात करें तो यह एक कार्निवोरस एनिमल है। ये समुद्र में पाए जाने वाले दूसरे छोटे कीड़ों को, दूसरे क्रस्टेशियन को, दूसरे वर्म्स को या लार्वल अवस्थाओं को अपना भोजन बनाती है। और जैसे हमने पहले भी बात की कि जब ये बिल के अंदर होता है तब बिल में रहते हुए भी ये अपना जो हेड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमेशा बाहर की तरफ रखता है और सेंस करता रहता है कि आसपास इसका कोई भी भोजन आसपास है या नहीं। और जैसे ही इसको कुछ खाने योग्य चीज़ लगती है, खाने योग्य कीड़ा या लगता है, तो ये अपने बॉडी में से बक्कल कैविटी और जो फेरिंग्स वाला पोर्शन है उसको एकदम से बॉडी से बाहर निकाल देता है, यहाँ माउथ से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर देगा, और बाहर निकलने के बाद ये स्ट्रक्चर इसका कहलाता है प्रोबोसिस। तो इस तरह से ये प्रोबोसिस में जो जबड़े हैं आगे की तरफ, उसमें ये भोजन को या कीड़ों को पकड़कर बॉडी के अंदर वापस ले लेता है। और जो ईसोफेजियल ग्लैंड्स थी या जो इसकी स्टमक इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स हैं, उसके अंदर पाचक एंजाइमों के द्वारा जो भी भोजन है उसका धीरे धीरे पाचन शुरू होता है, और संकुचन के द्वारा ये जो भोज्य पदार्थ है वो पीछे की तरफ भेजा जाता है और मध्य आंत्र के अंदर इसका
पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो भी ऐसा भाग है अपचित रहने वाला, उसको शरीर के अंतिम खंड रेक्टम के अंदर डाला जाता है और वहाँ से ये पाइजिडियम में जो गूदा या एनस है उसके थ्रू बॉडी से बाहर की तरफ डिस्चार्ज कर देता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नेरीज, जिसमें हमने 3 भाग देखे हैं, अग्र आंत्र, मध्य आंत्र और पश्चात्र, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। फोरगट इंक्लूड्स buccal cavity and pharynx. Midgut includes esophagus and its stomach intestine, and the posterior most part is hindgut that includes rectum. Anterior foregut and the last hindgut, these both sections are lined by cuticle, whereas the middle one, midgut, is lined with the endoderm, or we can say enteric epithelium. So thank you all